Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. सो हम लोग यूनिट 5 अभी कर रहे हैं। यूनिट 5 का जो पार्ट सेकंड है वो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। गुड इवनिंग ऑल। हम लोग रुकते हैं 2 मिनट ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तक बता दीजिए पीपीटी और वॉइस क्लियर है या नहीं, तब तक यही बता दीजिए। थैंक्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पार्ट 4 हम लोग को करना है। पार्ट 4 में थोड़ा सा बचा है, उसके बाद हम लोग जो यूनिट का पार्ट सेकंड है उसको करेंगे। जेंडर एंड डेवलपमेंट सबसे पहले आता है इसमें। जेंडर एंड डेवलपमेंट। We see a shift to integrate women into development program in hopes of eradicating poverty and low socio-economic status. So हम क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं विमेन को इंटीग्रेट करना मतलब वुमेन को उसमें शामिल करना चाहते हैं इस उम्मीद में, ताकि पावर्टी को ख़त्म किया जा सके और जो वुमेन का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है उसको राइज किया जा सके, उसको उस स्टेटस को बढ़ाया जा सके, उसको राइज किया जा सके। इस उम्मीद पे हम जो है इंटीग्रेट करते हैं विमेन को डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जो भी इंडिया में डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनमें हम ज़्यादातर इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं विमेन को, ताकि विमेन का जो पावर्टी स्टेटस है वो ख़त्म हो और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो राइज, मतलब उनकी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो राइज है। हमको पता है जो ट्रेडिशनल इंडिया है उसमें जो विमेन होती थी वो जनरली हाउसवाइफ कंसीडर की जाती थी, हाउसवाइफ होती ही थी वो। तो उनका क्या था, एक बिलीव था पहले कि जो मेन है वो ब्रेड अर्नर है, वही कमा के लाएंगे और उन्हीं के पैसों से घर चलेंगे। तो क्या होता था कि मतलब विमेन के पास कभी भी एक पैसे की बहुत ही दिक्कत होती थी, उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत लो होता था, इतना लो होता था कि कभी कभी उनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते थे, मतलब। और जब पैसे नहीं होते थे तो वो अपने ही डिसीजन से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ठीक। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से, बहुत सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किए जाने की वजह से या जेंडर अवेयरनेस की वजह से अब लोग जो है विमेन और मेन में फ़र्क करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एकदम से ख़त्म हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी छोड़ना शुरू किए हैं। तो उसमें क्या है, अब विमेन जो है वो बहुत सारे विमेन जो है वो वर्किंग क्लास को ज्वाइन कर ली हैं, जिसकी वजह से उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस राइज हो रहा है। ठीक है, आप मतलब बहुत सारी कंपनियां भी आप देखेंगे तो उसकी जो हेड है वो कौन है, विमेन ही है। ठीक। सो
इसीलिए हम विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम में विमेन को इंटीग्रेट करते हैं ताकि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके, उनका जो लो सोशल स्टेटस है उसको हाई किया जा सके। हम गरीबी उन्मूलन और कम सामाजिक आर्थिक स्थिति की आशा में महिलाओं को विकास कार्यक्रम में एकीकृत करने के लिए एक बदलाव देखते हैं। मतलब हम जो है विकास कार्यक्रम में महिलाओं को इसलिए एकीकृत करते हैं ताकि जो उनकी गरीबी है उसको मिटाया जा सके और उनकी जो आर्थिक समस्या है उसको दूर किया जा सके। Gender is an important consideration in development. It is a way of looking at the social norms and power structure impact on the life and opportunity available to different group of men and women. ठीक, so हम क्या करते हैं, जेंडर को एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन देते हैं डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका है, इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट द सोशल नॉर्म्स, एट हाउ सोशल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन। मतलब कि मेन और वुमेन के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उससे हमारा जो सोशल नॉर्म और स्ट्रक्चर है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब कि क्या हमारे जो सोशल नॉर्म्स है और जो सोशल स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे दोनों के बीच में इक्वलिटी हो रही है या इनइक्वलिटी अभी भी बनी हुई है। ठीक, या इनइक्वलिटी अभी भी बनी हुई है, उस बेसिस पे हम विमेन को डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। विकास में लिंग एक महत्वपूर्ण विचार है। ये देखने का तरीका है एक तरीका है कि जैसे सामाजिक मानदंड और शक्ति संरचनाएं पुरुषों और महिलाओं के विभिन्न समूहों के जीवन और अवसरों पर प्रभाव डालती है। मतलब कि किस तरह जो सामाजिक मानदंड हैं या जो संरचनाएं हैं वो किस तरह से महिलाओं के ऊपर या पुरुषों के ऊपर प्रभाव डालती है, क्या दोनों के बीच में समानता है या नहीं है। ठीक, अगर समानता है तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है। जैसे कि पहले जो राशन कार्ड आते थे, शुरू शुरू में जो राशन कार्ड आते थे, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी में जो राशन कार्ड आते थे उस पर पहला जो पेज होता था, कवर पेज, उस पर लिखा होता था बेटी बेटा एक समान, फिर क्यों भेद करें इंसान। इस तरह से बहुत सारे स्लोगन चलाए जाते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव डाले जाते हैं। ठीक, ताकि मतलब विमेन को डेवलपमेंट प्रोग्राम के मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और दोनों के बीच में जो इनइक्वलिटी है उसको खत्म किया जा सके। The UNDP has emphasized gender equality and how empowerment in the following four areas of the development. ठीक, तो इक्वलिटी जो है आप किस बेस पे कर सकते हैं ये यूएनडीपी ने बताया है। चार एरियाज बताए हैं जिसमें आप जो है वुमेन की इक्वलिटी अगर करते हैं तो उनका एम्पावरमेंट होगा। यूएनडीपी ने विकास के निम्नलिखित चार क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। ठीक है, तो इन चार डोमेन में आपको फोकस करना है, महिलाओं के एम्पावरमेंट पे और जेंडर इक्वलिटी पे। पहला एरिया जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। तो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है वुमेन का, ये भी सुनिश्चित करता है इस बात को कि कितना वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वुमेन का तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे एक्ट आए, जैसे कि हमने कल जो एक्ट पढ़ा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 1/3 जो है वो सीटें रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। इस तरह से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में किस तरह से विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए ये भी ध्यान देना होगा किसी भी कंट्री को विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए। तो पहला डोमेन क्या हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। पावर्टी रिडक्शन,
पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी में कमी, मतलब कि किस तरह से गरीबी में कमी, जितना ज़्यादा गरीबी में कमी होगी उतना ज़्यादा वीमेन का स्टेटस हाई होगा। ठीक, क्योंकि आफ्टर ऑल जो फैमिली की गरीबी होती है या फैमिली की जो पॉवर्टी होती है उससे सबसे ज़्यादा किसको झेलना पड़ता है? उसको सबसे ज़्यादा वीमेन को ही झेलना पड़ता है। ठीक, आप अगर ऐसे ही अंदाज़ा लगाएं कि एक जो फैमिली है जिसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उनके घर की विमेन की कंडीशन कैसी है, आप उस बात को अंदाज़ा लगाएं अगर आप अपने आसपास देखेंगे। और एक जो बहुत वेल्दी फैमिली है, उनके घर की जो विमेन है उनकी कंडीशन कैसी है, तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं कि किस तरह से पॉवर्टी और विमेन एम्पावरमेंट एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्टेडली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तब दोनों के बीच में कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है पॉवर्टी और विमेन एम्पावरमेंट के बीच में, उसको आप समझ सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें एक वेल्दी फैमिली को और एक पुअर फैमिली को, उनके घर की जो विमेन है उनकी कंडीशन कैसी है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन कैसे हेल्प कर सकता है विमेन एम्पावरमेंट। गरीबी में कमी किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद कर सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर आप देखें अपने आसपास कि किस तरह से जो अमीर घराने हैं या जो गरीब घराने हैं, उन दोनों के बीच की जो महिलाएं, दोनों के घरों में जो महिलाएं हैं उनमें क्या फ़र्क है, इस बात का अगर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि गरीबी में अगर हम कमी करते हैं तो किस तरह से उसमें महिला सशक्तिकरण हो सकता है। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी का वो विमेन के ऊपर ही होता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी फैमिली में पैसा नहीं होता है, वेल्थ नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहला जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर पैसा नहीं है तो बॉयज़ को एडमिशन करा दिया जाएगा अच्छे स्कूल में, लेकिन गर्ल्स को नहीं कराया जाता है। पहले गर्ल्स को नहीं कराया जाएगा, क्यों नहीं कराया जाएगा? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और गर्ल्स का एडमिशन अगर कराएंगे तो बॉयज़ का भी इफेक्ट होगा, इसीलिए वो सोचते हैं कि बॉयज़ को ही पढ़वा दें, क्या करनी गर्ल्स पढ़ेंगी। तो इस तरह से पॉवर्टी का इम्पैक्ट हमेशा विमेन पे होता ही होता है। कि बहुत सारे डोमेन हैं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया एजुकेशन का, लेकिन बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जिसमें आप अगर इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि किस तरह से पॉवर्टी इम्पैक्ट करता है विमेन के ऊपर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का होता है फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, संकट की रोकथाम और पुनर्प्राप्ति। जो भी क्राइसिस होते हैं बिटवीन फैमिली, फैमिली के बीच में या विमेन और मेन के बीच में जो क्राइसिस होती हैं उसको कैसे बचाया जाए, और अगर क्राइसिस हो चुकी हैं तो उसकी रिकवरी कैसे की जाए, ये किसको हिंदी में बता दें? किस चीज़ को हिंदी में बताना चाहिए? अच्छा, यूएनडीपी को, ये तो देखना पड़ेगा इसमें हिंदी में क्या कहते हैं उसको। इसमें नहीं था, इसमें यूएनडीपी दिया है। वैसे यूएनडीपी का हिंदी जो है क्या हो सकता है, कल मैं बता दूंगा इसको। ठीक? देख लीजिएगा, आप लोग खुद गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा। मेन चीज़ है कि उसमें क्या प्रोग्राम थे वो हमको समझना है। ठीक है? संकट की रोकथाम और पुनर्प्राप्ति, मतलब कि अगर कोई क्राइसिस होते हैं तो उसको रोकना, पहले अगर नहीं रुकता है वो क्राइसिस हो जा रही है तो उसकी रिकवरी करना किस तरह से। ठीक, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, पर्यावरण और ऊर्जा।
इस पे भी अगर इसका भी डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंट और एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे फेमिनिस्ट होते हैं जो बिलीव करते हैं कि इन्वायरमेंट और विमेन का एक कनेक्शन है दोनों के बीच में, इनमें भी डेवलपमेंट अगर करते हैं तो विमेन का डेवलपमेंट, विमेन का एम्पावरमेंट इसमें भी हो सकता है कि अगर इन्वायरमेंट और एनर्जी का डेवलपमेंट है। HIV, एड्स वगैरह है, ये सब बीमारियां जो है अक्सर जो है, आप अफ्रीकन स्टडी अगर करेंगे, साउथ अफ्रीकन स्टडी करेंगे, उसमें जो एड्स के पेशेंट हैं उसमें नंबर ऑफ वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर नंबर ऑफ पेशेंट सर्च करेंगे आप तो उसमें जो नंबर्स हैं वो मेन के मुकाबले में विमेन का जो नंबर है, एड्स से पीड़ित लोगों का जो नंबर है वो महिला उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, इसमें भी अगर एम्पावरमेंट करते हैं तो एक तरह से विमेन का एम्पावरमेंट होगा, महिला का सशक्तिकरण होगा। तो ये 4 डोमेन बताया है यूएनडीपी ने, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, पहला डोमेन क्या था? पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा पॉवर्टी रिडक्शन, लोकतांत्रिक सरकार, गरीबी में कमी, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, संकट की रोकथाम और पुनर्प्राप्ति, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, पर्यावरण और ऊर्जा, HIV, एड्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2023, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 2023, इंडिया मेक्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वलिटी, रैंक्स 122 ग्लोबली, मतलब पूरे ग्लोब में इंडिया की जो रैंक आई थी वो 122 आई, और 2001 में एंड नहीं 2022 में इंडिया की जो रैंक आई थी वो 135 आई थी। 135 आउट ऑफ 155 आई थी। 155 मुझको एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन 155 ही था, मतलब एग्जैक्ट थोड़ा बहुत 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही खराब कंडीशन थी 2022 में, लेकिन 2023 में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। ठीक, हालांकि पहले बहुत अच्छी कंडीशन थी विमेन इक्वलिटी में, बीच में हमारी रैंकिंग बहुत घटी हुई है। ठीक, लेकिन अभी जो 2023 में रैंकिंग थोड़ा अच्छी हुई है, 122 हुई है ग्लोबल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 135 आउट ऑफ 155 था तो 122 हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 13 घटा हुआ है, बहुत मतलब 13 पॉइंट नीचे आना रैंकिंग बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, ये लेकिन ग्लोबली है, ग्लोबली है तो 190 कंट्रीज आ जाती हैं इसमें। ठीक, तो 122 आउट ऑफ 190 एक तरह से बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन 2022 के मुकाबले में अच्छी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जेंडर इक्वलिटी में इंडिया की रैंक कितनी है। तो जेंडर इक्वलिटी में इंडिया की रैंक 122 है। हमने 2023 का सर्वे दिया है क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनेंगे आपके तो 2023 को लेकर ही बनेंगे, पुराने डाटा पे कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता। आर्थिक सर्वेक्षण 2023, भारत ने लैंगिक समानता में उल्लेखनीय प्रगति की, वैश्विक स्तर पर 122वें स्थान पर। तो ये वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरी दुनिया के लेवल पे 122वें स्थान पर पहुंच चुका है भारत, किस चीज में? लैंगिक समानता के लिए। ये चीज आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बीजिंग डिक्लेरेशन 1995, ये भी चीज आपको याद रखना है कि बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था। ठीक, सो बीजिंग डिक्लेरेशन 1995, बीजिंग घोषणा 1995। The positive development that took place after the Beijing Declaration war। ठीक, तो बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद क्या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए थे उसको हमको पढ़ना है। ठीक, बीजिंग घोषणा के बाद हुए सकारात्मक विकास इस प्रकार। तो पहला विकास जो हुआ था वो क्या हुआ था
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेशनल लेवल पे पॉलिसीज और स्ट्रेटेजी बनना शुरू हुई कि किस तरह जेंडर इक्वलिटी के टारगेट को अचीव किया जा सकता है, किस तरह जेंडर इनइक्वलिटी को खत्म किया जा सकता है। ठीक, तो नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनना शुरू हुई, स्ट्रेटेजी बनना शुरू हुई कि किस तरह से जेंडर इक्वलिटी के टारगेट को अचीव किया जा सके। तब ये शुरू हुआ बीजिंग डिक्लेरेशन 1995 के बाद। लैंगिक समानता के लिए राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों की स्थापना शुरू हुई। ठीक है, तो राष्ट्रीय नीति और रणनीति की स्थापना शुरू हुई कि किस तरह हम लैंगिक समानता को पा सकते हैं, ठीक, या लैंगिक असमानता जो है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये था बीजिंग डिक्लेरेशन का। दूसरा पॉइंट क्या था? adherence to international and regional instrument for the protection of human so human rights of women। तो adherence महिलाओं के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपकरणों का पालन, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए कि किस तरह से जो विमेन का ह्यूमन राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, विमेन का जो ह्यूमन राइट है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मतलब कि महिलाओं का जो मानवाधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं इंस्ट्रूमेंट में, कई सारी चीजें होती हैं। या तो आप फोर्सफुली किसी को रोकते हैं विमेन के खिलाफ एक्शन करने के लिए, या आप जो है बहुत सारे लॉज लाते हैं, बहुत सारे रेगुलेशन लाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इंक्रीज डाइवर्सिटी इन द मैकेनिज्म प्रोमोटिंग एंड मॉनिटरिंग अटेंशन टू जेंडर इक्वलिटी। सो मैकेनिज्म में आप डाइवर्सिटी को इंक्रीज करिए, जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हो, मॉनिटर करते हैं जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। ऐसे मैकेनिज्म को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और निगरानी करने वाले तंत्रों में विविधता में वृद्धि। Adherence to international and regional instruments for the protection of human rights of women। मतलब कि जो इंटरनेशनल या रीजनल इंस्ट्रूमेंट है उसका पालन करना है आपको, किस लिए? विमेन के ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए। हर आदमी का कुछ ना कुछ, चाहे वो मेन हो या वीमेन हो, उसका कुछ ना कुछ अपना ह्यूमन राइट होता है। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक, तो उनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। उन सब कानून को और उन सब तरीकों को फॉलो करना, उसी को अडेरेंस कहा जाता है। ठीक, मतलब उसको पालन करना है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको पालन करना है, ताकि वो आप वुमेन के जो ह्यूमन राइट है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर है? Attention to resource allocation through gender sensitive building। लैंगिक संवेदनशील बजट के माध्यम से संसाधनों के आवंटन पर ध्यान देना, मतलब कि जो जेंडर सेंसिटिव बजटिंग है, बिल्डिंग नहीं बजटिंग है, जो जेंडर सेंसिटिव बजटिंग है, मतलब जेंडर से रिलेटेड जो बजट्स पास होते हैं उनको, उनके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देना, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, जेंडर से रिलेटेड बहुत बजट पास होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर कि विमेन पॉलिसिंग में बजट पास करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, विमेन से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे विमेन एजुकेशन में, तो उनका भी एक बजट पास होता है। ठीक, विमेन की स्कॉलरशिप या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो बजट पास होते हैं, उन सब बजट्स पे एक स्पेशल अटेंशन देना, ये भी बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद तय हुआ है।
efforts to engage men and boys more actively in the promotion of gender equality, मतलब इंगेज करना दोनों लोगों पर, मेन और बॉयज दोनों को इंगेज करना कि वो प्रमोट करें जेंडर इक्वलिटी। आफ्टर ऑल ये बिलीव किया जाता है कि जो मेन और बॉयज हैं उन्हीं की वजह से जेंडर इनइक्वलिटी है, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ें भरी हुई होती हैं कि जो विमेन है वो उनसे इंफीरियर है, ठीक, तो उनसे इंफीरियर है, तो उनको इंगेज करना ताकि वो प्रमोट करें जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। इससे क्वेश्चन कहीं आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, पहले क्लियर कर लूँ। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में पुरुषों और लड़कों को अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने का प्रयास, मतलब कि उनको इंक्लूड करना इसमें, ताकि वो जो है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकें। तो पहला आपका ये दे सकता है, इसमें बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था और किससे रिलेटेड था। तो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था 1995 में, और ये रिलेटेड था जेंडर इक्वलिटी। दूसरा आपको ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से कौन सा बीजिंग डिक्लेरेशन का पॉइंट नहीं था। तो आपको जब सारे पॉइंट याद होंगे कि क्या क्या था बीजिंग डिक्लेरेशन में, तभी तो आप बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा पॉइंट नहीं था। या ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो, मान लेते हैं कि दे देता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो बीजिंग डिक्लेरेशन का पॉइंट है। यानी कि बीजिंग डिक्लेरेशन का जो, जब डिक्लेरेशन होता है तो लोग, कंट्री जो है साइन करती है कि हाँ हम ये सब चीज़ें मानेंगे, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन सारे पॉइंट्स को मानना होता है, ठीक। तो एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी पे साइन करना होता है कि आप ये सारी चीज़ें मानेंगे। तो आपको क्वेश्चन दे देता है कि इसमें से कौन सा बीजिंग डिक्लेरेशन का पॉइंट नहीं है, कौन सा बीजिंग डिक्लेरेशन का पॉइंट है, और आपका ऑप्शन दे देता है अटेंशन टू रिसोर्सेज एलोकेशन थ्रू जेंडर सेंसिटिव बजटिंग। तो आपको पॉइंट पता होगा तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पॉइंट थे उसमें, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Indian Constitution guarantees equality of gender. India is signatory to the Beijing Declaration and its commitment. ठीक है, इंडिया भी सिग्नेटरी है। सिग्नेटरी किसको कहते हैं? जिसने उस पर साइन किया हो और माना हो कि हाँ हम इस बीजिंग डिक्लेरेशन को फॉलो करेंगे, ठीक। तो उनमें से ही इंडिया भी एक है, और इंडिया जो है गारंटी करता है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ जेंडर को इंडिया गारंटी करता है, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है वो गारंटी देता है कि किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो जेंडर है, कास्ट है, रिलीजन है, या अपीयरेंस है, किसी भी बेस पे आपका जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जेंडर इक्वलिटी की गारंटी देता है, और ये बीजिंग डिक्लेरेशन का एक सिग्नेटरी, ठीक। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछ सकता है कि बीजिंग डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी इंडिया है या नहीं। बट द अचीवमेंट ऑफ दिस फ्रंट है बीन फार फ्रॉम द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये सब चीजें तो हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है, और इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है बीजिंग डिक्लेरेशन का, लेकिन जो अचीवमेंट होना चाहिए था जेंडर इक्वलिटी के बेस पे, जो हमको अचीव करना चाहिए था, वो बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता है। मतलब कि अभी भी इंडिया में जेंडर इनइक्वलिटी देखी जाती है, ठीक। लेकिन इन मोर्चे पर उपलब्धियों, भारतीय संविधान लैंगिक समानता की गारंटी देता है। भारत बीजिंग घोषणा और उसकी प्रतिबद्धताओं का हस्ताक्षर करता है, ठीक है। तो इस पर हस्ताक्षर किया है इन्होंने, और इन्होंने माना है कि हम बीजिंग का जो भी घोषणा है या प्रतिबद्धताएं हैं उनको मानेंगे, ठीक है। लेकिन इन मोर्चों पर उपलब्धियां अभीष्ट लक्ष्यों से कोसों दूर है, मतलब जो लक्ष्य होना चाहिए था वो लक्ष्य अचीव नहीं कर पा रहा है इंडिया या भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जेंडर इक्वलिटी।
The right to equality is covered under Article 14 to 18 of the Constitution. तो right to equality कवर होता है किसमें 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल्स के अंडर आता है। तो आर्टिकल 14 टू 18, 14, 15, 17, 18 सारे लोग सारे आर्टिकल्स में वो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक। समानता का अधिनियम अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 14 से 18 के अंतर्गत समानता का अधिकार ये संविधान का अनुच्छेद बताता है। ठीक है, it says that the state cannot deny equal right to before law any citizen of India। ठीक है, इक्वल राइट होना चाहिए बिफोर लॉ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये है कि आप अब वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि कौन विमेन है कौन मेन है। ठीक है, सारे सिटीजन को इक्वल राइट होना चाहिए बिफोर लॉ। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। समान अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है, ये बात होता है स्टेट को। यहाँ पे स्टेट कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, पूरी कंट्री की बात हो रही है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स any discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth। तो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं? भेदभाव। ठीक, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेस पे? चाहे रिलीजन के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, सेक्स के बेस पे हो और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से अब यहाँ पे सेक्स के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो गारंटी दे रहा है कि जेंडर इक्वलिटी भी होगी। ठीक, ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर भी रोक लगाता है। तो ये आर्टिकल 14 टू 18 क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन या मतलब भेदभाव को भी रोक लगाता है। कि किसी भी बेस पे, चाहे वो नस्ल के बेस पे हो, जाति के बेस पे हो, धर्म के बेस पे हो, लिंग के बेसिस पे हो या जन्म स्थान के बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे हो, किसी भी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यह आर्टिकल 14 टू 18 गारंटी करता है। उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए गवर्नमेंट के भी। समानता का अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार समझ में आ गया ना? बाद में पीडीएफ देख लीजिएगा। तो बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आपने कर लिया, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे मतलब जो अचीवमेंट थे, जो लक्ष्य थे या जो एम थे, वो पूरे नहीं हो रहे। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के जरिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं उस लक्ष्य को या उस एम को पूरा करने के लिए। तो उसमें से कुछ इनिशिएटिव्स जो नए वाले हैं वो हम लोगों ने हमको पढ़ना है, क्योंकि जो नए इनिशिएटिव होते हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो
2015 में लॉन्च हुई, 22 जनवरी 2015। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्कीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ईयर से पूछ लेंगे, कहाँ पे लॉन्च हुआ था उससे पूछ लेंगे, किसने लॉन्च किया था उसमें उससे भी पूछ लेंगे, और वो किस लिए, मतलब किस पर्पज के लिए लॉन्च किया गया था, ये भी पूछता है। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन हरियाणा on 22nd January 2015 by Prime Minister of India to guarantee the survival, safety and education of girls। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो 22 जनवरी 2015 में लॉन्च हुई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के जरिए। ठीक, तो ये गारंटी करते हैं इस स्कीम ये स्कीम जो है वो गारंटी देती है इस जो बेटी है उसके सर्वाइवल के लिए, इसीलिए इसका नाम है बेटी बचाओ। ठीक है, सर्वाइवल मतलब बेटी को बचाया जाए, सेफ्टी, सर्वाइवल और सेफ्टी एक ही बात हो जाती है, एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल, और बेटी पढ़ाओ, उनके एजुकेशन के लिए भी ये स्कीम लाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये पहल 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लड़कियों के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा की गारंटी के लिए शुरू की जाती है। मतलब अभी भी देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए कितने साल हो गए, 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ठीक, 26 जनवरी 1950 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है जेंडर इक्वलिटी को, उसके बाद से बहुत सारी स्कीम ऐसी चलाई गई जो दोनों के बीच के इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी, मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी होती है। ठीक, बहुत सारी जगहों पे जेंडर इनइक्वलिटी होती है। हम लोग के घरों में अगर आप देख लें, मतलब आसपास के घरों में अगर आप देखेंगे तो जेंडर इनइक्वलिटी होती ही होती है। अभी भी कुछ ऐसे बिलीफ के लोग हैं इंडिया में, ठीक, जो बहुत छोटी सोच रखते हैं। वो मतलब अभी भी गाँव वगैरह में, विलेज एरिया में या शहरों में भी होता होगा कि मतलब लोग अभी भी बेटी नहीं चाहते। ठीक, अगर किसी के पास एक दो बेटियां हैं तो वो हमेशा सन के होप में ही रहता है, मतलब बेटा होना चाहिए, इसके होप में हमेशा रहता है। हाँ, योजना आती है, योजना किस साल लॉन्च हुई ये भी आती है, किसने लॉन्च किया था ये भी आता है, और किस लिए लॉन्च हुआ था ये भी आता है। ठीक, सो बहुत सारी अभी भी, मतलब इतने ज़्यादा स्कीम आने के बावजूद और इतने ज़्यादा लॉ बनने के बावजूद भी अभी भी इंडिया पूरी तरीके से जेंडर इनइक्वलिटी को इरेडिकेट नहीं कर पाया, इसको ख़त्म नहीं कर पाया। ईयर तो बता दिया इसका मैंने, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। सॉरी, इसके बाद दूसरी स्कीम क्या है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम। वर्किंग वीमेन, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाना, मतलब जो लोग बाहर काम करती हैं उनके लिए हॉस्टल स्कीम 1972 और 1973 में लॉन्च हुई। ठीक, तो उनको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता था जो भी काम करने वाली महिलाएं थी ऐसे एरिया में, जैसे अर्बन एरिया में कोई काम कर रही है तो उनको हॉस्टल प्रोवाइड करना, ताकि उनको किसी रेंट पे ना रहना पड़े जिसकी वजह से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन। तो 1972 1973 में वन स्टॉप सेंटर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। वन स्टॉप सेंटर स्कीम योजना 2015 में शुरू की गई। वन स्टॉप सेंटर स्कीम 2015 में लॉन्च की गई।
तो ये सब स्कीम के ईयर्स आप याद रखें। जो स्कीम थोड़ा इम्पोर्टेंट होती है उसकी डिटेल में दे देता हूँ। जिस स्कीम में सिर्फ ईयर पूछ सकता है वो सिर्फ ईयर डाल दिया। विमेन हेल्पलाइन स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी अप्रैल 2015 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक। इसमें क्या हुआ था, ये लॉन्च की गई थी विमेन हेल्पलाइन योजना 2015 में, अप्रैल 2015 में। ठीक। जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिया गया था विमेन को। ठीक। जैसे अभी हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1090। ठीक। विमेन हेल्पलाइन नंबर, जिसमें विमेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2016। महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि महिला पुलिस को बहुत एक्टिव किया गया कि अगर किसी भी महिला को प्रॉब्लम हो रही है तो वो महिला पुलिस जो है उससे डील करेगी। और एक तरह से ये मतलब फास्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है कि मतलब महिला वॉलंटियर होंगी, महिला पुलिस वॉलंटियर होंगी जो इस स्कीम में काम करेंगी और वो सारी वुमेन्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक और आती है इसमें स्कीम, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। तो निर्भया करके एक योजना है। ठीक। जो किससे बचाती है, जो रेप के केसेस होते हैं उससे रिलेटेड योजना है। और एक और है पॉस्को, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन को बचाना किससे, सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसमें सिर्फ जो है पॉस्को एक्ट में जो है वो डेथ पेनाल्टी दी जाती है। अगर किसी ने जो है सेक्सुअल ऑफेंस किया है किसी चाइल्ड के साथ तो उसको डेथ पेनाल्टी दी जाती है। तो ये पास हुआ 2013 में, ये लॉन्च हुआ 2013 है, मतलब एग्जैक्ट मुझको नहीं पता लेकिन 2013 में मुझको याद आ रहा है, 13 या 12 ऐसे कुछ होगा। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। क्योंकि स्कीम बहुत सारी है, अगर हम लोग सारी स्कीमें ही पढ़ने लगेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, ये बस देख लीजिएगा 2 स्कीम, निर्भया और आशा। उसके बाद आता है करप्शन। करप्शन इज डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय जो भी पोजीशन में हो उसके, बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर, दोज हु अब्यूज देयर पावर मे बी इंडिविजुअल और दे मे बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट। तो करप्शन क्या है, आप अपनी पोजीशन को अगर अब्यूज करते हैं, पोजीशन को अब्यूज करना मतलब आप पोजीशन का इस्तेमाल करके कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसको करप्शन कहा जाता है। ठीक। करप्शन जरूरी नहीं है कि करप्शन जो है वो मनी के फॉर्म में ही हो। ठीक। करप्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक। आमतौर पे लोग ये बिलीव करते हैं कि करप्शन जो है वो मनी के फॉर्म में ही होता है, लेकिन करप्शन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मनी के फॉर्म में हो। अगर आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को टीच कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह का करप्शन है। अगर आप किसी के काम को नहीं कर रहे हैं लेकिन आप उस पोजीशन पे हैं कि आप उसका काम करना चाहिए, तो भी एक तरह का करप्शन है। तो करप्शन किसी भी पोजीशन के अब्यूज का, अपने पावर पे गलत इस्तेमाल को ही कहते हैं करप्शन। भ्रष्टाचार सत्ता के पदों पर बैठे लोगों का बेईमान व्यवहार है। जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वे व्यक्ति हो सकते हैं या वे व्यवसायों या सरकारों जैसे संगठन से संबंधित हो सकते हैं, या एक सिंगल एक व्यक्ति भी हो सकता है या पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक। एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है या पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनी के बारे में कि फलां कंपनी ने ये इतना करप्शन किया। ठीक है, तो अब वो पूरी कंपनी कर रही है, यानी कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ठीक। और अगर मतलब आप एक किसी एक व्यक्ति
का करप्शन हो रहा है, किसी एक व्यक्ति ने करप्शन किया तो वो क्या हो जाता है, एक इंडिविजुअल का करप्शन हुआ। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी करप्शन होते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी करप्शन होते हैं। करप्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा है 2 बार, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर पावर का कोई अब्यूज करता है, पावर को कोई अब्यूज कर रहा है या पावर का गलत इस्तेमाल करता है, अगर इस तरह से डेफिनेशन में आता है तो उसका जो मीनिंग होगा वो करप्शन का ही होगा, भ्रष्टाचार ही होगा। करप्शन कैन कम इन द फॉर्म ऑफ, तो करप्शन जो है कई फॉर्म में आ सकता है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दोहरे व्यवहार और निदेशकों को धोखा देने के रूप में आ सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर आप रिश्वत खा रहे हैं, ब्राइबरी ले रहे हैं, डबल डीलिंग कर रहे हैं, डबल डीलिंग कर रहे हैं मतलब एक जगह डील कर लिया फिर दूसरी जगह डील कर लेते हैं, डबल डीलिंग। डिफ्रॉडिंग मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, इन्वेस्टर के साथ अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो इस तरह के बहुत सारे करप्शन होते हैं। ठीक, किसी भी फॉर्म में करप्शन हो सकता है। The consequences of corruption can be social and financial, but it has a major impact on those who are financially vulnerable. ठीक, तो करप्शन का जो मेजर इम्पैक्ट है वो सोशल और फाइनेंशियल दोनों हो सकता है। मतलब सोशल यानी कि आप, तब जरूरी नहीं कि मनी के फॉर्म में हो, तो मनी के फॉर्म में नहीं हो रहा है तो वो सोशल करप्शन है, और मनी के फॉर्म में हो रहा है तो फाइनेंशियल। मनी के फॉर्म में नहीं हो रहा है तो सोशल कैसे हो गया, मान लेते हैं किसी पोजीशन पे एक चेयरमैन है, एक चेयरमैन है, उसको अपॉइंट करना है किसी सबॉर्डिनेट को, किसी सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करना है, तो उसने क्या किया, अपने जानने वाले का अपॉइंटमेंट कर दिया, अपने जानने वाले का अपॉइंटमेंट कर दिया। तो ये सोशल इम्पैक्ट है। इसका सोशल इम्पैक्ट किसका है, मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये ठीक नहीं हुआ है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके साथ ये, मतलब उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, एक तरह से ये सोशल इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट। तो फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल कैसे हो सकता है, अब इसने पैसे ले लिए हम किसी से इस अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये फाइनेंशियल हो सकता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल किसके लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जो मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको, किसके ऊपर करता है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसे की कमी है। ठीक है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल, मान लेते हैं कि अगर किसी चेयरमैन ने 20 लाख की डिमांड कर दी इस पोस्ट को पे अपॉइंटमेंट के लिए, अब जिनके पास 20 लाख नहीं होगा वो इससे इम्पैक्ट होगा, जिनके पास 20 लाख होगा वो उससे इम्पैक्ट कैसे होगा, वो 20 लाख देके वो जॉब ले लेते। इस तरह से वही लोग सबसे ज़्यादा करप्शन से इम्पैक्ट होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है। भ्रष्टाचार के परिणाम सामाजिक और वित्तीय हो सकते हैं, लेकिन इसका उन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज अ रूट कॉज ऑफ करप्शन। इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। अगर गवर्नमेंट का इकोनॉमी में इंटरवेंशन है, इकोनॉमी में इंटरवेंशन होना, क्योंकि इकोनॉमी के बेस पे ही सारे करप्शन होते हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट का अगर इकोनॉमी में इंटरवेंशन है तो ये सबसे ज़्यादा रूट कॉज होता है करप्शन। ठीक, तो इंडिया में गवर्नमेंट का मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है। ठीक, इसीलिए इंडिया में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। Preventing corruption include the enforcement of best business,
तो करप्शन को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रिवेंटिंग करप्शन इंक्लूड्स द एनफोर्समेंट ऑफ बेस्ट बिजनेस practices, education in the form of mandatory and money laundering courses and increase accountability. सो बहुत सारे कोर्सेज चलाकर, एजुकेशन देकर, मनी लॉन्ड्रिंग के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्सेज चलाकर, ठीक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्सेज चलाकर, और बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस के इन्फोर्समेंट के जरिए आप जो है करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ करप्शन, करप्शन के कॉजेज क्या हैं? सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, आईएमएफ है वो, उसने बताया, कई की फैक्टर्स बताए हैं कि किस वजह से करप्शन होते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, तो इसका हिंदी दिया हुआ है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इन्होंने कई प्रमुख कारण बताए हैं कि किस वजह से भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार किस वजह से होता है, इसके कुछ प्रमुख कारण इन्होंने बताया। These includes गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी, तो हमने पढ़ लिया पहले ही कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर होगा इकोनॉमी में तो करप्शन होगा। लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज को अगर बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा छूट दे दी जाए, तब भी करप्शन होता है, ठीक है। नीतियों का उदारीकरण, अगर बहुत ज़्यादा उदारीकरण कर दिया जाए तब भी उसमें करप्शन हो। पॉलिसीज को बहुत लिबरलाइज कर दिया जाए, मतलब लिबरलाइज करना मतलब बहुत ज़्यादा छूट दे देना, छूट रहेगी तो करप्शन होगा ही। डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर देना और उनका डीरेगुलेशन भी भ्रष्टाचार का कारण बन सकता है, ठीक है। कुछ उद्योगों का अविनियमन और निजीकरण, ठीक है। तो निजीकरण की वजह या नियमन है अगर, तो भी उससे भ्रष्टाचार होता है या करप्शन होता है। डीरेगुलेशन ऑफ प्राइवेट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो उसमें भी करप्शन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, ठीक। तो ये आईएमएफ ने यही बताया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बताया रूट कॉज क्या है करप्शन के। तो ये 3 रूट कॉज ये हैं, और आगे देखते हैं यानी रिजोल्यूशन ऑफ करप्शन इन इंडिया। अब इंडिया में करप्शन से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, क्या क्या मतलब कानून बनाए हैं, वो देखते हैं लोग। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बना, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब आया था? तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक। भारत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये आया था 1988। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी को अगर छुपा कर रखते हैं तो उसी को मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी आया था 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया। धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, ये आया था 2002 में।
नेक्स्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट भी, ये भी करप्शन से रिलेटेड था, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें थी लेकिन करप्शन भी था। ठीक, कंपनी अधिनियम 2013, तो ये भी आपको याद रखना है, कंपनी अधिनियम कब आया था, 2013 में आया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, मतलब फॉरेन में अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको रेगुलेशन एक्ट भी जो है, फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आते हैं उसको भी रेगुलेट करने का एक्ट जो है वो 2010 में आया। विदेशी अंशदान अधिनियम 2010, विदेशी अंशदान अधिनियम 2010, मतलब फॉरेन से जो भी फंड आएंगे उसका भी रेगुलेशन होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल एक्ट एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था। तो ये सारे ईयर्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सोशल मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट। तो बहुत सारे, मतलब हम लोग जो पार्ट 1 है, यूनिट 5 का जो पार्ट 1 है उसको खत्म कर लिया है। पार्ट 2 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आज और कल, कल तक हम लोग यूनिट 5 कर लेंगे। पॉलिटिकल फैक्शन क्या होता है, तो यूनिट 5 का जो पार्ट 2 है उसमें सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक वो पॉलिटिकल फैक्शन। पॉलिटिकल फैक्शन क्या होता है? Political faction is a group of individuals that share a common political purpose but differ in some respect to the rest of the individual। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्शन किसको कहते हैं? जिनके बीच में कॉमन पॉलिटिकल पर्पस होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एंटिटी से। जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उसी को पॉलिटिकल फैक्शन कहा जाता है। वो किसी भी वजह से डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से। तो सॉलजी में हम लोग 5 यूनिट कर चुके हैं, 5 यूनिट बचा है। अगर आपने नहीं किया है तो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। आपने लेट ज्वाइन किया है तो जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। वैसे भी हम लोग का जब 20 तारीख को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग रिवीजन में उसको पढ़ेंगे कुछ। लेकिन अभी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप देखें एक बार। उतना भी नहीं अगर हो पा रहा है तो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके आप देखें। पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पॉलिटिकल फैक्शन समझ में आ गया क्या होता है? पॉलिटिकल फैक्शन होता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, विद इन पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक, जिनके, मतलब वैसे तो एक पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो सेम होती है, लेकिन उनके बीच में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो एक अलग अलग आइडियोलॉजी से बिलीव करते हैं। तो उन सब ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल फैक्शन कहा जाता है। विद इन पार्टी जो ग्रुप्स होते हैं उनको पॉलिटिकल फैक्शन कहा जाता है। हाँ, क्लासेस हमेशा 8 बजे होती हैं, इवनिंग में ही होती है। राजनीतिक गुट, एक राजनीतिक गुट व्यक्तियों का एक समूह है जो एक समान राजनीतिक उद्देश्य साझा करता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी सेम है तो राजनीतिक उद्देश्य जो है इनके सेम होते हैं, ठीक, लेकिन शेष इकाई के संबंध में कुछ भिन्न होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। तो पॉलिटिकल ग्रुप ही इसी बेस पे बनते हैं। ग्रुप कैसे एक बेस पे बनते हैं? जो अलग अलग होंगे सब, ठीक है।
बहुत सारी पार्टी होती हैं, उनमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को ही पॉलिटिकल फैक्शन कहा जाता है। A faction within a group or political party may include fragmented subsections parties within a party। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि पॉलिटिकल सबसेक्शन होता है। ठीक, फ्रेगमेंटेड मतलब उसी पार्टी के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक, फ्रेगमेंट मतलब होता है पार्ट, ठीक, टुकड़ा जिसको कहते हैं। तो फैक्शन है पॉलिटिकल पार्टी में के बीच में ही कुछ ग्रुप होते हैं जो अलग होते हैं, जो अपने पार्टी से अलग होते हैं। अलग मतलब विद इन पार्टी होते हैं लेकिन अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो वो अलग अलग ग्रुप जो है वो फैक्शन कहलाते हैं। एक समूह या राजनीतिक दल के भीतर एक गुट में खंडित उपगुट शामिल होते हैं। एक पार्टी के भीतर पार्टियां होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग कांग्रेस का एग्जांपल लेते हैं, तो अब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए होंगे। कोई मेंबर होगा, कोई अध्यक्ष होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, इस तरह से बहुत सारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अलग अलग स्टेट लेवल पे अलग अलग पोजीशन होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी के सारे लोगों की आइडियोलॉजी सेम है। हालांकि पार्टी की आइडियोलॉजी सेम है और उस पार्टी की आइडियोलॉजी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो लोग उस कांग्रेस पार्टी में होंगे। ठीक, लेकिन कांग्रेस में भी कई ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। उसी ग्रुप को पॉलिटिकल फैक्शन कहा जाता है। तो किसी भी बेस पे हो, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं, उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, फैक्शन कहा जाता है, पॉलिटिकल फैक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया? It may also be called a power block or a कैटिंग ब्लॉक। इसको पावर ब्लॉक या वोटिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, पावर ब्लॉक या वोटिंग ब्लॉक कहा जाता है। वोटिंग ब्लॉक या पावर ब्लॉक मतलब अलग अलग पावर होते हैं। जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस में वोटिंग ब्लॉक अलग अलग होते हैं। कोई ऐसा ग्रुप होगा जो अ, दलित के वोट को इकट्ठा करता होगा, कोई ऐसा ग्रुप होगा जो मुस्लिम्स के वोट को इकट्ठा करता होगा। इस तरह से एक वोटिंग ब्लॉक या पावर ब्लॉक होता है हर पार्टी का। उसके बाद आता है प्रेशर ग्रुप। तो फैक्शन में बस इतना है, आपसे फैक्शन की डेफिनेशन बस पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। पिछले बार एग्जाम में 2022 में पूछा गया था फैक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद आता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन that seeks to influence elected official to take action or make a change on a specific issue। ठीक, तो ये फोर्स करते हैं जो भी इलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। कि ग्रुप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रेशर ग्रुप जो इन्फ्लुएंस करता है इलेक्टेड ऑफिशियल्स को कुछ एक्शन लेने के लिए या किसी इशू में चेंज करने के लिए। ठीक, या किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। एक दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो निर्वाचित अधिकारियों को कार्रवाई करने या किसी विशिष्ट मुद्दे पर बदलाव करने के लिए प्रभावित करना चाहता है। तो ये क्या करता है, किसी भी निर्वाचित जो अधिकारी हैं उनको किसी मुद्दे पे कार्रवाई करने के लिए या किसी मुद्दे को चेंज करने के लिए या उसको बदलने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए प्रभाव डालता है, प्रेशर डालता है। ठीक, these groups include trade unions, ethnic association, churches। ठीक,
इन समूहों में ट्रेड यूनियन, जातीय संघ, चर्च शामिल है। ठीक है, तो ये सब प्रेशर ग्रुप होते हैं। ट्रेड यूनियन है, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कानून आएंगे उसमें क्या करते हैं, ये प्रेशर ग्रुप इनका पहले से ही होता है, और ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। अगर इनसे इनके फेवर में कोई भी कानून नहीं बनता है या कोई भी उनसे रिलेटेड डिसीजन नहीं होते हैं, तो वो प्रेशर डालते हैं इलेक्टेड मेंबर के ऊपर कि उसमें चेंज करें, ताकि इनके ही अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती रहें। जैसे कि आपने देखा होगा किसान आंदोलन जो हुआ, तो बहुत सारी किसान की मतलब यूनियन थी, ऑल इंडिया किसान यूनियन। ठीक है, तो बहुत सारी यूनियन बनी हुई है किसान की। तो ये सब क्या है, प्रेशर ग्रुप है। जो जो बिल पास हुआ था उस बिल के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्राइक किया था। एक तरह से ये प्रेशर क्रिएट करते हैं जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनके ऊपर, जो भी इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके ऊपर ये प्रेशर डालते हैं। तो इस तरह से ये प्रेशर डाले थे किसान लोगों ने। प्रेशर डालने के बाद क्या हुआ था, बिल को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करते हैं। इन समूहों में ट्रेड यूनियन, जातीय संघ, चर्च शामिल है। Pressure group date back all the way to medieval Europe when merchants and businessmen came together and created trade guilds based on their line of work to educate and support members. ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप बहुत पुराना सिस्टम है जो मेडिवल यूरोप से ही शुरू हुआ, जब मर्चेंट और बिजनेसमैन एक साथ आए ताकि वो एक ट्रेड बना ले, एक ट्रेड यूनियन बना ले जिससे लोगों की मदद की जा सके। जो मेंबर हैं उनके उनकी मदद की जा सके। दबाव समूह मध्यकालीन यूरोप तक वापस जाते हैं, मतलब वहां से शुरू होता है। ठीक, जब व्यापारी और शिल्पकार एक साथ आय और सदस्यों की वकालत और समर्थन करने के लिए अपने कार्य के आधार पर व्यापार संघों का निर्माण किया। ठीक है, तो संघ बनाने की कोशिश की ताकि जो जो व्यापारी थे और जो व्यापारी और शिल्पकार जो थे ये दोनों मिलकर एक संघ बना लिए, जिससे उनके जो मतलब उनके जो सदस्य हैं उनकी मदद की जा सकती है। तो प्रेशर ग्रुप वहां से शुरू होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, तो ये आ सकता है आपको एग्जाम में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रेशर ग्रुप की। बेस्ड ऑन सर्टेन इंटरेस्ट, तो ये बेस्ड होता है किसी इंटरेस्ट पे, सर्टेन इंटरेस्ट, कुछ रुचियों के आधार पर होता है। जैसे कि ऑल इंडिया किसान यूनियन जो है वो, उसका इंटरेस्ट क्या है, किसान के लोगों की मदद करना, किसानों की मदद करना और किसानों से रिलेटेड जो भी इशू है उसको मतलब उठाना और उसके बारे में बात करना। तो एक इंटरेस्ट होता है इनके बीच में, एक सर्टेन इंटरेस्ट के बेस पे ही ये बनते हैं। ठीक, यूज ऑफ मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मीन्स, तो ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल मीन्स दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, मॉडर्न मीन्स या ट्रेडिशनल मीन्स दोनों को यूज करते हैं। ठीक, अब मॉडर्न और ट्रेडिशनल मीन्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मॉडर्न है तो बहुत सारे कानून है उसका इस्तेमाल करके ये चलते हैं प्रेशर ग्रुप। ट्रेडिशनल है, बहुत सारी चीज़ें कास्ट के बेस पे लेके चल रहे हैं, रिलीजन के बेस पे लेके चल रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे मॉडर्न और ट्रेडिशनल बेस्ड मीन्स भी होते हैं इसमें प्रेशर ग्रुप में। दूसरा क्या है, रिजल्टिंग आउट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिमांड एंड रिसोर्सेज। तो ये किससे, प्रेशर ग्रुप किससे बनते हैं, संसाधनों के पर बढ़ते दबाव और मांगों के फलस्वरूप जो है ये प्रेशर ग्रुप बनते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है रिसोर्सेज को लेकर और प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर ग्रुप का डेवलपमेंट होता है। डेलिक्वेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम नहीं कर पाती है सही तरीके से तो प्रेशर ग्रुप का डेवलपमेंट होता है। ठीक? राजनीतिक दलों की अपर्याप्तता, रिप्रेजेंट चेंजिंग कॉन्शियसनेस, बदलती चेतना का प्रतिनिधित्व करें। तो एक प्रेशर ग्रुप का ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये
जो चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं लोगों को, उसके बारे में अवेयर कराते हैं कि ये उनके अच्छे के लिए कोई चेंज हो रहा है या उनके बुरे के लिए कोई चेंज हो रहा है। इस तरह से चेंजिंग कॉन्शियसनेस ये रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप दिए हुए हैं जिसको हमको पढ़ना है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, संस्थागत हित समूह, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। तो इसमें जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो ये किसी इंस्टीट्यूशन के बेस पर, किसी कोई इंस्टीट्यूशन है उसके बेस पे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बार एसोसिएशन है, ठीक। और तो एक इंस्टीट्यूशन के बेस पे डॉक्टर का प्रेशर ग्रुप अलग होता है, ठीक है, डॉक्टर्स यूनियन होती है, ठीक? ऐसे लेबर यूनियन है। तो एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप होता है उस बेस पे। एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, एसोसिएशन के बेस पे इंटरेस्ट ग्रुप डेवलप होता है। बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं उस पे, उनके इंटरेस्ट के ग्रुप पे। एसोसिएशन आप लोग जानते ही होंगे एसोसिएशन क्या होता है। तो बहुत सारे एसोसिएशन जैसे कि टैक्सी वालों का एसोसिएशन होता है, ठीक है, उनकी अलग यूनियन होती है, ठीक, आपने सुना ही होगा। इस तरह से बहुत सारे टाइप के इकोनॉमी इंटरेस्ट ग्रुप। इकोनॉमी इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, इसमें प्रेशर ग्रुप कैसे डेवलप होता है। इसमें प्रेशर ग्रुप जैसे कोई सडन चेंज होता है तो फिर प्रेशर ग्रुप डेवलप हो सकता है। सडन चेंज मतलब चाहे कोई कानून चेंज बदल रहा हो या किसी कोई मतलब नेचुरल डिजास्टर आ रहा हो, उस बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं उसके बिना पे भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप डेवलप हो जाते हैं, चाहे उनके वेलफेयर के लिए, चाहे जो भी हो। मतलब अगर कोई चेंज हो रहा है उसको चेंज को हटाने के लिए भी हो सकता है। नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, बहुत सारे नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, गैर सहयोगी हित समूह, ठीक। तो उनका भी एक प्रेशर ग्रुप होता है। तो ये टाइप्स हैं, टाइप्स उतना बहुत ज़्यादा उसमें नहीं याद करना है। सम एग्जाम्पल कुछ हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है जो बना था अक्टूबर 1919 में। ये पूछता है इसका ईयर पूछता है। अंडर द लीग ऑफ नेशंस, नेशंस को मिलाकर ये बना था 1919 में, अक्टूबर 1919 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, ठीक। तो ये पहला और सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का, यूनाइटेड नेशन, ठीक। राष्ट्रीय संघ के तहत अक्टूबर 1919 में स्थापित ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 अक्टूबर 1919 में बना। ये राष्ट्रीय संघ के तहत बना था अक्टूबर 1919 में। ये संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। ये ओल्डेस्ट एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राष्ट्रीय संयुक्त संघ। बहुत सारे हैं, ऑल इंडिया किसान सभा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं जिसको हमको पढ़ना है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है कि मतलब पूरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रुप है, हर लेवल पे प्रेशर ग्रुप होते हैं। बिजनेस वालों के अलग प्रेशर ग्रुप होते हैं, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप अलग होते हैं, ठीक। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप अलग होते हैं। तो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप हैं। जो फेमस प्रोडक्ट प्रेशर ग्रुप हैं उनको आपको याद रखना है, तो आपको दे सकता है कि इनमें से कौन सा प्रेशर ग्रुप है, ठीक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, जो रिलीजन के बेस पे है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का प्रेशर ग्रुप होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP, ठीक। इस तरह से बहुत सारे प्रेशर ग्रुप इंडिया में मौजूद होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज का जो स्टूडेंट यूनियन होता है वो भी एक प्रेशर ग्रुप होता है, जो उस जगह की, उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डालता है किसी भी चेंज को लेकर,
या किसी भी इशू के बारे में। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप दोनों में एक डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस होता है, वो आपको समझना होगा। इंटरेस्ट ग्रुप में फॉर्म अराउंड एन इमेजिनेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो बहुत इमेजिनेबल इंटरेस्ट होता है, इमेजिन करते हैं। व्हेन द इंटरेस्ट इज पॉलिटिकल, द इंटरेस्ट ग्रुप इज यूजुअली डिजाइनेटेड एज प्रेशर ग्रुप। जब इंटरेस्ट पॉलिटिकल होगा तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाने लगेगा। जब बहुत इमेजिनेबल इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट ग्रुप कहलाएगा। रुचि समूह किसी भी काल्पनिक काल्पनिक हित के इर्द गिर्द बन सकते हैं। जब हित राजनीतिक होता है तो ये हित समूह को आमतौर पर एक दबाव समूह के रूप में नामित किया जाता है। Interest group usually have some formal organization to deal with communication and monetary issues. Pressure group are nearly always strictly formalized. तो इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्मलाइज हो भी सकते हैं, मतलब फॉर्मल बेसिस पे भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप हमेशा फॉर्मलाइज ही होगा। हमेशा इसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही होंगे। ठीक, तो इंटरेस्ट ग्रुप में जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल हो, लेकिन प्रेशर ग्रुप फॉर्मल होना जरूरी है। संचार और मौद्रिक मुद्दों के निपटाने के लिए हित समूह के पास आमतौर पर कुछ औपचारिक संगठन होते हैं। दबाव समूह लगभग हमेशा शक्ति से औपचारिक होते हैं। ठीक है, तो ये औपचारिक हमेशा होते हैं दबाव समूह, लेकिन जो जो हित समूह होते हैं वो जरूरी नहीं है कि औपचारिक हों, लेकिन जो दबाव समूह होंगे वो हमेशा औपचारिक ही होंगे। जो दबाव समूह होंगे वो हमेशा औपचारिक ही होंगे। जो हित समूह है वो जरूरी नहीं है कि औपचारिक हों। Pressure group are always regulated to make sure that comply with laws concerning fundraising, donation, and contact with the government. Interest group include the pressure group, lobbying, regulation, but non-political interest group are not specially regulated. ठीक? तो ये लॉ को बहुत ज़्यादा, प्रेशर ग्रुप हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है, लॉ के अकॉर्डिंग ही अपने आप को रेगुलेट करता है, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप जरूरी नहीं है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करें। ठीक है, दबाव समूह को हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए विनियमित किया जाता है कि वे धन, लुटाई, दान और सरकार से संबंधित कानून का पालन करते हैं। हित समूह में दबाव समूह पैरवी नियम शामिल है, लेकिन गैर राजनीतिक हित समूह को विशेष रूप से विनियमित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इंटरेस्ट ग्रुप जरूरी नहीं कि वो लॉ के बेस पे ही काम करें और उनको लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जा सकता हो, लेकिन प्रेशर ग्रुप को हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप के। इंटरेस्ट ग्रुप डिपेंड्स ऑन persuasion and advertising to promote their interests. Pressure group pressure policymaker with money and coercive rhetoric to influence policy. तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपने इंटरेस्ट को लेकर, लोगों को बताते हैं। ठीक, एक समूह अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अनुनय और विज्ञापन पर निर्भर करते हैं। दबाव समूह नीति निर्माताओं पर नीति के प्रभाव करने के लिए पैसे और जबरदस्त बयानबाजी का दबाव बनाते हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो पॉलिसी मेकर पे अपना, चाहे पैसे के जरिए, चाहे अपने कोर्सिव पावर, अपने पावर के जरिए पॉलिसी मेकर पे दबाव डालते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप जो है एडवर्टाइज करके लोगों को बता कर कि ऐसा हो रहा है और ये गलत हो रहा है, ठीक है, यह सही हो रहा है। ठीक, तो इंटरेस्ट ग्रुप हमेशा एडवर्टाइज करके, लेकिन प्रेशर ग्रुप हमेशा पॉलिसी मेकर के ऊपर दबाव डाल के काम करता है। उसके बाद आता है मूवमेंट बेस्ड ऑन कास्ट। तो कास्ट के बेस पे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, कास्ट मूवमेंट रिफर्स टू द रिबेलियन पावर कास्ट फॉर द
sole purpose of developing of lower caste. Caste movement refers to the rebellion of lower caste for the sole purpose of developing intolerance towards the existing caste system. एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम में कुछ इंटॉलरेंस होती है जिसके खिलाफ लोअर कास्ट जो है वो एक मूवमेंट चलाता है, एक रिबेल हो जाता है, उसी को मूवमेंट बेस्ड कास्ट कहा जाता है। कास्ट के बेस पे मूवमेंट क्यों होते हैं? जब कोई लोअर कास्ट जो है वो रिबेलियन बन जाता है और वो किसी कास्ट के किसी पार्ट्स के थ्रू उसको एक इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं इंटॉलरेंस वाली उसको वो नहीं मानना चाहते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी कास्ट के लोग नहीं मानना चाहते उस कास्ट सिस्टम को, तो एक तरह का इंटॉलरेंस हो जाता है जिसकी वजह से आंदोलन होते हैं या मूवमेंट्स होते हैं। जाति पर आधारित आंदोलन। जाति आंदोलन मौजूदा जाति व्यवस्था के प्रति असहिष्णुता विकसित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए निचली जातियों के विद्रोहों को संदर्भित करता है। निचली जाति के जो विद्रोह होते हैं उसी को संदर्भित करता है ये जाति पर आधारित आंदोलन। ठीक है, तो जाति व्यवस्था से लोग उग चुके होते हैं और उनको नहीं मानना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये लोग आंदोलन करते हैं, विद्रोह करते हैं, उसी विद्रोह को जाति आधारित आंदोलन कहा जाता है। अगर जात के बेस पे कोई मूवमेंट हो रहा हो, कास्ट के बेस पे कोई मूवमेंट हो रहा हो या जाति के बेस पे कोई आंदोलन हो रहा हो तो उसी को जाति आंदोलन कहा जाता है। तो बहुत सारे आंदोलन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो पहला है नायर मूवमेंट। नायर आंदोलन, नायर मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सीवी रमन पिल्लई। सीवी रमन पिल्लई ने इसको स्टार्ट किया था। लीडरशिप, इसके लीडर कई थे, के रामाकृष्णा पिल्लई एंड एम पद्मनाभा, क्या है एक एम पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये लीडर्स थे और ये शुरू किया गया था 1861 में। ईयर आपको याद रखना है, लीडर याद रखने हैं आपको। नायर आंदोलन 1861 में सीवी रमन पिल्लई के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभ पिल्लई के नेतृत्व में शुरू हुआ। कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये क्यों हुआ था, इसके कॉजेस क्या थे, कारण और परिणाम क्या थे इसके? अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनेशन, ये ब्राह्मण डोमिनेशन मतलब कि ब्राह्मण का डोमिनेशन था वहाँ पे, तो उस डोमिनेशन को खत्म करने के लिए, मतलब वो क्यों सुपेरियर होंगे ब्राह्मण, उसको खत्म करने के लिए, उस डोमिनेशन को खत्म करने के लिए नायर मूवमेंट हुआ। तो ये मलयाली मेमोरियल वाज फॉर्म्ड बाय द रमन पिल्लई in 1891 and Nair Service Society was set up by पद्मनाभ पिल्लई in 1914। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेज और कॉजेज थे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये ब्राह्मण के डोमिनेशन के अगेंस्ट ये मूवमेंट हुआ था। ये याद रखना है आपको कि क्यों हुआ था ये मूवमेंट। और ये रमन पिल्लई ने क्या बनाया था, मलयाली, द मलयाली मेमोरियल बनाया था 1891 में, एंड नायर सर्विस सोसाइटी बनाई गई थी। इसी आंदोलन के बाद, इसी मूवमेंट के बाद नायर सर्विस सोसाइटी बनाई गई थी। पद्मनाभ पिल्लई ने बनाया था इसको 1914 में। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ था ये, क्योंकि ब्राह्मण को प्रभुत्व माना जाता था। उस प्रभुत्व, उनके जो प्रभुत्व थे मतलब वो उनको बड़ा माना जाता था, उनको अच्छा माना जाता था, उसी के खिलाफ ये आंदोलन था कि मतलब कास्ट के बेस पे आप किसी को सुपेरियर, किसी को मतलब ऊंचा मान लेना और किसी को नीचा मान लेना, ये सही नहीं। ठीक है, मलयाली मेमोरियल की स्थापना किया था 1891 में रमन पिल्लई ने, और 1914 में पद्मनाभ पिल्लई ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की। तो ये कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस थे नायर मूवमेंट के। ईयर आपको याद रखना है, लीडर याद रखना है और उसका रिजल्ट क्या हुआ था वो याद रखना है। इसके बाद आता है सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज आंदोलन। सत्य शोधक समाज बनाया गया
ठीक, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। तो इसको किसने बनाया था? ज्योतिराव फूले ने बनाया था, फाउंडेड इन 1873, और ये बनाया गया था महाराष्ट्र में। ज्योतिराव फूले ने की थी स्थापना महाराष्ट्र में 1873 में। सत्य की खोज आंदोलन, सत्यशोधक समाज। कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसका कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, कारण और परिणाम क्या था? फॉर इमेंसिपेशन ऑफ लो कास्ट अनटचेबल्स एंड विडोज। ठीक, तो लो कास्ट के जो अनटचेबल्स थे और विडो थे, उनको ये करने के लिए इन्होंने डेवलप किया था सत्यशोधक समाज। कारण और परिणाम, नीची जातियों, अछूतों और विधवाओं की मुक्ति के लिए, नीची जातियों के जो अछूत और विधवा थे उनकी मुक्ति के लिए ये सत्यशोधक समाज बनाया गया। अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेशन, ये भी ब्राह्मण के डोमिनेशन के खिलाफ था। सत्यशोधक समाज भी ब्राह्मण्स के डोमिनेशन के खिलाफ थी, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ ये भी था। जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जस्टिस पार्टी आंदोलन, ये भी एक आंदोलन था, कास्ट बेस्ड मूवमेंट था। ये भी स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर टी.एम. ये डॉक्टर टी.एम. नायर के लीडरशिप में जस्टिस पार्टी आंदोलन हुआ था, यानी कि जस्टिस पार्टी मूवमेंट हुआ था। और ये कौन थे? त्यागराजा शेट्टी एंड सी.एन. मुदालियार इन 1960, 1916 में सी.एन. मुदालियार, त्यागराजा शेट्टी और टी.एम. नायर के जरिए ये आंदोलन चलाया गया था, ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक, 1916 में 1916 में डॉक्टर टी.एम. नायर, पी प्रयागराज शेट्टी और सी.एन. मुदालियार के नेतृत्व में शुरू हुआ था जस्टिस पार्टी आंदोलन। अब इसका कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, मतलब इसकी वजह क्या थी? अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनेशन, ये भी ब्राह्मणिक डोमिनेशन के खिलाफ था। तो ज्यादातर कास्ट मूवमेंट जो होंगे वो ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ होंगे, क्योंकि कास्ट में हमेशा ब्राह्मण को डोमिनेशन में ही रखा गया था। सरकारी सेवाओं, शिक्षा और रणनीति में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ। तो किसमें ब्राह्मण डोमिनेशन था जिसके खिलाफ जस्टिस पार्टी मूवमेंट चलाया गया था? गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। तो गवर्नमेंट सर्विसेज, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट का डोमिनेशन और ब्राह्मण का डोमिनेशन था, उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया जस्टिस पार्टी मूवमेंट। द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन, तो इसकी वजह से साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन बना, लिबरेशन फेडरेशन बना। सिल्फ जिसको कहा जाता है, वाज फॉर्म्ड इन 1916, वाज फॉर्म्ड इन 1916। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन सिल्फ का गठन 1916 में हुआ। The effort yielded in passing of 1930 government order providing reservation to courts। तो इसकी वजह से एक ऑर्डर पास हुआ 1930 में, जिसमें उस ग्रुप को रिजर्वेशन दिया गया, समूहों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 1930 में आदेश को पारित करने के प्रयास करता है। तो इसमें आदेश पारित हुआ कि इनको, इन ग्रुप को जो है एक रिजर्वेशन दिया जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन, इससे भी क्वेश्चन आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्वाभिमान आंदोलन, स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ E.V. रामास्वामी नाइकर और परियर इन 1925। तो 1925 में शुरू किया गया रामास्वामी नाइकर और परियर के जरिए। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट,
1925 में ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियर के नेतृत्व में शुरू किया गया स्वाभिमान आंदोलन, मतलब अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट में, क्योंकि उस वक्त जो निचली कास्ट थी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड बायस्ड अप्रोच ऑफ ब्राह्मण्स, कास्ट सिस्टम के खिलाफ था और ब्राह्मण के बायस अप्रोच के खिलाफ था। मतलब ब्राह्मण जो है बायस अप्रोच रखते थे, अपने ब्राह्मण को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, और जो निचली कास्ट के लोग थे उनको उनकी उतनी मतलब उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। ब्राह्मण व्यवस्था और ब्राह्मण के पक्षपाती रवैये के खिलाफ, मतलब उनके दृष्टिकोण के खिलाफ ये चीजें। पुडी अरसू जर्नल वॉज स्टार्टेड बाई पेरियर इन 1910। तो पुडी अरसू जनरल जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स छपते थे। ठीक, तो वो 1910 में पेरियर ने स्टार्ट किया। पुडू अरसू पत्रिका की शुरुआत पेरियर ने 1910 में, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे इस आंदोलन। डिप्रेस क्लास मूवमेंट, जिसको महार मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक, महार मूवमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महार मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो महार मूवमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये महार मूवमेंट। ठीक है, दलित वर्ग आंदोलन, महार आंदोलन, डिप्रेस क्लास मूवमेंट started under the leadership of B.R. अम्बेडकर in 1924। 1924 में बी आर अम्बेडकर ने शुरू किया था महार आंदोलन या दलित वर्ग आंदोलन, डिप्रेस क्लास आंदोलन। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इसके? फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड डिप्रेस क्लासेस, कारण और परिणाम क्या थे? दलितों के उत्थान के लिए, मतलब उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के खिलाफ था, छुआछूत के खिलाफ था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। छुआछूत में क्या था कि अगर दलित जो है किसी बड़ी कास्ट को टच कर लेता है तो वो इम्प्योर हो जाता है, तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड इन 1924। तो डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूशन बनाया गया 1924 में। डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना 1924 में हुई। मराठी कॉन्टिन्यूटी बहिष्कृति भारत was started in 1927। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत की शुरुआत 1927 में हुई। तो ये भी था महार मूवमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समाज समता संघ, समाज समता संघ बनाया गया 1927 में। समाज समता संघ की स्थापना हुई 1927 में। Establishment of Scheduled Caste Federation in 1942 that propagated there. So 1942 में अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना हुई, जो दलित वर्गों को उनके विचारों का प्रचार करता है। ठीक, their views on depressed classes. Establishment of Scheduled Caste Federation, Scheduled Caste Federation बना 1942 में, जो दलित, जो डिप्रेस क्लास के व्यूज थे उनको प्रोपोगेट करता था, उनको बढ़ावा देता था। उसके बाद आता है इथनिक आंदोलन। इथनिक आंदोलन, इथनिक मूवमेंट इज अ वे टू प्रोटेक्ट कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इथनिक ग्रुप। जब आप कल्चरल आइडेंटिटी बचाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं, जैसे ट्राइबल्स जो है अपने कल्चर को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, तो उसको इथनिक मूवमेंट कहा जाता है, जातीय आंदोलन कहा जाता है। एक जातीय आंदोलन
जाति समूह की संस्कृति पहचान की रक्षा करने का एक तरीका है। एक जातीय आंदोलन जो है, आप अपनी संस्कृति बचाने के लिए जब कोई आंदोलन करते हैं तो उसको जातीय आंदोलन कहा जाता है। 1 मिनट में देख, कास्ट और ये एथनिक में हिंदी में सेम तो नहीं हो रहा है। जाति पर आधारित आंदोलन, दोनों में जातीय आंदोलन आ जा रहे हैं। इतने कहते हैं जब संस्कृति के बेस पे कोई आंदोलन होता है, अपनी संस्कृति के बेस पे कोई आंदोलन होता है तो उसको ही जातीय और इथनिक आंदोलन का इथनिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक। As group strive to retain their distinct identity in a diverse country, ethnic movement are bound to rise. ठीक है, जब कोई ग्रुप जो है अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बचाना चाहता है तो उस तब जो है एथनिक मूवमेंट का राइज होता है। जैसे जैसे समूह एक विविध देश में अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जातीय आंदोलन का बढ़ावा तय है, तो बढ़ना तय है। जब कोई भी ग्रुप अपने कल्चर को बचाना चाहेगा तब एथनिक आंदोलन होना तय होता है। ठीक? जातीय आंदोलन होना तय होता है। एथनिक मूवमेंट इन पंजाब, तो कुछ मूवमेंट के एग्जांपल हैं, जैसे कि पंजाब में जातीय आंदोलन क्या हुआ? खालसा आंदोलन। ये कट हो गया बीच में। खालसा आंदोलन, जिसको एज खालिस्तानी मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है। खालसा आंदोलन, खालसा मूवमेंट या खालसा आंदोलन। तो ये पंजाब में हुआ था, जिसको खालिस्तानी मूवमेंट के नाम से या खालिस्तानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये सेक्शन ऑफ सिक्स ने शुरू किया था। सिक्स जो सिख होते हैं, जो उनके ग्रुप ने ही इनको इस आंदोलन को शुरू किया था। ये सिख के एक वर्ग द्वारा शुरू किया गया था। The movement began in 1970s and continued till the 1990s. मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1970 में शुरू हुआ और 1990 में ये खत्म हुआ। ठीक है, अभी भी मांग उठती है खालिस्तान की, लेकिन अब उतना नहीं है जितना आंदोलन के बेस पे नहीं होती है। ठीक है, आंदोलन के बेस पे नहीं होता है। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज इसके थे, क्या थे? कारण और परिणाम इसके क्या थे? दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट खालिस्तान, तो एक अलग कंट्री चाह रहे थे जो खालिस्तान के नाम से हो, एक लोकतंत्र खालिस्तान चाहते थे। द ग्रुप वांटेड मोर ऑटोनॉमी एंड अ कंट्री ऑफ इट्स ओन, तो ये ग्रुप जो है ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहता था और अपने अपने आप की एक कंट्री चाहता था, मतलब खालिस्तानी सिख लोगों की एक अलग कंट्री होनी चाहिए। एंड रिजॉर्टेड टू वायलेंस एज मीन्स टू एंड, ठीक है, और इन्होंने वायलेंस का यूज किया उसको पाने के लिए। ठीक है, उसको पाने के लिए वायलेंस का यूज किया। एक स्वतंत्र खालिस्तान चाहते थे। समूह अधिक स्वायत्तता और अपना देश
बनाना चाहता था और अंत के साधन के रूप में हिंसा का सहारा लेता था। तो ये हिंसा का सहारा लेते थे। ठीक? तो खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ही वायलेंट मूवमेंट। आउटकम्स क्या था? द गवर्नमेंट लॉन्चेज ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार to counter the militant action of the group and shot down armed terrorists in the Golden Temple in Amritsar. गोल्डन टेम्पल में जो है सब छिप के बैठे हुए थे। गवर्नमेंट ने ब्लू स्टार ऑपरेशन लॉन्च किया था और उनको शॉट डाउन कर दिया था, उनको गोली मार के खत्म कर दिया था। ठीक? तो ये बहुत ही वायलेंट आंदोलन था, है ना? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके लिए लॉन्च हुआ था, ये आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक? सरकार ने समूह की उग्रवादी कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सशस्त्र आतंकवादियों को मार गिराया। मतलब उनके पास भी हथियार थे और उनको मार गिराया सरकार ने ब्लू स्टार जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके लिए। तो गोल्डन टेम्पल नाम है ये, स्वर्ण मंदिर हटा के आप गोल्डन टेम्पल की कर लीजिए, क्योंकि उसका नाम है तो नाम को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो ये आंदोलन था। आउटकम्स क्या हुआ इसका? तो ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ठीक, जिसमें जितने आतंकवादी छुप के बैठे हुए थे गोल्डन टेम्पल में उनको मार गिराया गया। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ऑपरेशन, उस ऑपरेशन की कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से ही क्या हुआ था? द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी वाज शॉट डाउन बाय हर सिख बॉडीगार्ड। ठीक है? तो उसके जो सिख बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, उसने उनको मार दिया था इसी ऑपरेशन की वजह से, इसी ऑपरेशन का बदला लेने के लिए। ठीक? इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख आरक्षकों ने गोली मार दी। जो भी उनके बॉडीगार्ड्स थे, सिख बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने उनको गोली मार दी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी को मारा गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है गोरखालैंड मूवमेंट, गोरखालैंड आंदोलन। द गोरखालैंड मूवमेंट इज वन ऑफ द रिसेंट एथनिक मूवमेंट इन इंडिया। तो बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला जो अभी मतलब हाल ही में होने वाला जो मूवमेंट है वो गोरखालैंड मूवमेंट है। ये गोरखालैंड अलग से एक गोरखालैंड की मांग कर रहे थे। गोरखालैंड आंदोलन भारत में सबसे हालिया जाति आंदोलन में से एक। इट बिगिंस इन 1980s। तो गोरखालैंड आंदोलन कब शुरू हुआ? इसकी शुरुआत 1980 में भाषा के आधार पर। तो ये भाषा को बचाना चाह रहे थे, अपनी भाषा को, विद द गोल ऑफ सर्विंग एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ गोरखा फॉर वेस्ट बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेस पे एक गोरखालैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब हम लोग एक अलग गोरखालैंड बनाएंगे, ठीक, जिसमें सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहें। भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र गोरखालैंड राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ हुई थी गोरखालैंड आंदोलन की शुरुआत। तो 1980 में हुई थी गोरखालैंड आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। सुभाष गेसी, द फाउंडर ऑफ द नेशनल लिबरेशन फ्रंट। नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक सुभाष गेसी prominent figure थे इस मोमेंट पे, इन दिस मोमेंट, विच इज ऑल्सो बैक बाई नेपाल, जिसको नेपाल ने भी सपोर्ट किया था, जिसको मतलब नेपाल ने भी समर्थन दिया। सुभाष गेसिंग जो लिबरेशन फ्रंट के
नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक थे। उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और वही प्रोमिनेंट थे। प्रोमिनेंट किसको कहते हैं? जो उस मेन पार्ट्स होते हैं उस मोमेंट में, उसी को प्रोमिनेंट कहा जाता है। इथनिक मूवमेंट इन आसाम। आसाम में भी बहुत सारे इथनिक मूवमेंट्स हुए थे। असम में जातीय आंदोलन, तो आसाम में भी बहुत सारे इथनिक मूवमेंट्स हुए हैं। नहीं, बीच में अब इतने मोमेंट छोड़ना सही नहीं है ना। इतनी मोमेंट को अगर बीच में छोड़ देंगे तो वैसे ही भूल जाओगे। इतनी मोमेंट तो कम से कम पूरा हो जाएंगे। बस 2-3 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। 2-3 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। Since the independence of India, various tribes across Assam have been originating ethnic movement। ठीक, तो जब इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे ट्राइब्स ने आसाम में बहुत सारे जो ट्राइब्स थे उन्होंने एक इथनिक मूवमेंट चलाना शुरू किया, अपना कल्चर को बचाने के लिए मूवमेंट चलाना शुरू किया। ठीक, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से असम भर में विभिन्न जनजातियों जातीय आंदोलन का आयोजन करती रही। ठीक, अब उनमें कौन कौन सी जनजातियां थी? ट्राइब सच एज बोडो। बोडो को अलग लैंड चाहिए था, बोडो लैंड के नाम से। बोडो जैसी जनजातियां अपनी संस्कृति और जनजाति जीवन शैली की रक्षा के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो बोडो भी एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, लोग कंट्री की मांग नहीं कर रहे थे। ठीक है, डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट टू सेफगार्ड देयर कल्चर एंड लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल और कल्चर को बचाने के लिए बोडो ट्राइब्स था जिन्होंने बोडो लैंड की मांग की थी, बोडो स्टेट की मांग की थी असम में। और तो उसके बाद कुछ एरिया को बोडो एरिया के नाम से डिक्लेयर किया गया। Many people have been killed and left many homeless because of these ethnic movement in the state। जब ये स्टेट में मूवमेंट हुआ तो ये बहुत वायलेंट मूवमेंट था। कई लोगों को मार दिया गया और कई लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा। ठीक, राज्य में इन जातीय आंदोलन के कारण लोगों की हत्या हुई और कई बेघर हो गए और कई लोगों की हत्या हो गई। इस तरह से इथनिक मूवमेंट हुए हैं इंडिया में। बहुत सारे इथनिक मूवमेंट्स हुए हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल थे, उसको आपको याद रखना है उन सबको। इसके बाद आता है आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। आइडियोलॉजिकल मूवमेंट अभी करें या कल करें, बताइए आपको। इथनिक मूवमेंट तो कंप्लीट हो गया, कास्ट बेस्ड मूवमेंट, इथनिक मूवमेंट दोनों कंप्लीट हो गए। ऐसा कम से कम 2 घंटे पढ़ने की क्षमता रखिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कम से कम 2 घंटे पढ़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कल करते हैं हम लोग, आज नहीं करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोग का होगा तो बताइए। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो बताइए। इससे रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। क्वेश्चन पूछिए, आप लोग ग्रुप में बात मत करिए।
कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो देख सकते हैं। अगर उसमें भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो दूसरे दिन पूछ सकते हैं। दूसरे दिन या ऐप पे जो चैट सेक्शन है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं आप लोग, कोई भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो चैट में, चैट का ऑप्शन है ऐप पे, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं हम लोग इसी क्लास में 8 बजे। ऐप पर एक चैट का ऑप्शन नीचे ही आता है जिसमें दो ग्रुप होते हैं। एक, हाँ, चैटिंग में, चैटिंग का ही ऑप्शन आता है नीचे। लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लीजिए। एक दो लोगों का मैसेज आता है, कई बार कुछ कंफ्यूजन होता है तो आता है मैसेज। अच्छा, सिर्फ जीतू सर का ही ग्रुप आता है उसमें आपको? ठीक है, मैं पता करता हूँ क्या मैटर है, फिर कल आपको बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। लीव करते हैं हम लोग क्लास। आप लोग पीडीएफ पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि अब टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा।